जहां तक इंसान सोच कर छोड़ देता है ना, कभी कभी इंसान वहां से आगे सोचने पर भी मजबूर हो जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं इंसान के सामने अचानक से घटित हो जाती हैं कि इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी ही एक कहानी है जालौन के कठोर गांव की। ये कहानी एक पुष्पा तिवारी नाम की लड़की की है। एक ऐसी पाक दामन लड़की जिसका कैरेक्टर इतना साफ था कि गांव बस्ती के लोग भी उसकी अच्छाई की मिसालें दिया करते थे। यूं मानकर चलिए कि मजाल नहीं जो उसकी इज्जत पर एक दाग भी बता दे। यानी इतनी नेक और पाक दामन लड़की में जो गुण होने चाहिए वो सारे कूट कूट कर उसके अंदर भरे हुए थे। परिवार में दो भाई, दो बहनें और माता पिता थे। बी.कॉम तक की पढ़ाई की थी। पुष्पा जवान खूबसूरत थी। फोटो ऊपर कोने में है पुष्पा तिवारी का। माता पिता ने शादी करने का विचार बनाया। लड़की के किरदार का पता पूरे गांव को था, जिसके कारण खूब रिश्ते आने लगे, क्योंकि ऐसी लड़की को कौन चाहेगा कि ये मेरे घर की बहू ना बने। खैर, पुष्पा की खूबियों की वजह से रिश्तों की लाइन लगने लगी। लेकिन पुष्पा और उसके माता पिता को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक रिश्ता आया ऋषि तिवारी नाम के एक लड़के का, जो देखने में खूबसूरत भी था और अच्छा पढ़ा लिखा भी था, और 20 बीघा जमीन भी थी। तो वो रिश्ता पुष्पा और उसके माता पिता को पसंद आ गया। धूमधाम से शादी हुई। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऋषि तिवारी ये अपने खेतों में काम करता था और पुष्पा तिवारी अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाया करती थी। धीरे धीरे उनके दो बच्चे भी हो गए। अब हुआ ये कि एक दिन पुष्पा अपने पति से बोली कि चलो किसी दिन मम्मी के यहाँ चलते हैं, बहुत दिन हो गए मम्मी से मिले हुए। ऋषि तिवारी बोला, किसी दिन क्या चलो, कल को ही चलते हैं। कल को जैसे ही बच्चे स्कूल से आ जाएं, तुम बच्चों को भी और खुद भी तैयार हो जाना, और मैं भी दोपहर तक खेतों का काम भुगता कर जल्दी आ जाऊंगा और तब चलेंगे। पुष्पा बोली, ठीक है। अब अगले दिन ऋषि तिवारी ने अपनी बाइक निकाली और बच्चों को और पत्नी को बिठाकर चल दिया। अब जैसे ही ससुराल वाले गांव में पहुंचा तो पुष्पा तिवारी बोली, ए जी गाड़ी रोकियो जरा, यहाँ मेरी बचपन की एक सहेली रहती है, मैं जरा उससे मिल आऊं। दिन तो वैसे ही छिप चुका है और सुबह को भी हम जल्दी ही अपने घर को वापस लौट जाएंगे। सुबह को भी टाइम नहीं मिलेगा, तुम बच्चों को लेकर चलो, मैं अभी आ रही हूँ। और गांव देहात की लड़कियों में ये आदत कुछ ज्यादा ही होती है कि मायके में आकर अपनी सहेलियों से मिलना जुलना। खैर, जब इतनी सारी दलीलें ऋषि तिवारी के सामने आ गईं, फिर तो कुछ कहने सुनने का मतलब ही नहीं बचा। पुष्पा तिवारी वहीं उतर गई और ऋषि तिवारी बच्चों को लेकर ससुराल में पहुंच गया। जाकर बैठा, पानी वाणी के लिए पूछा। अब सास बोली, पुष्पा नहीं आई क्या? ऋषि तिवारी बोला, आई है, वो गांव में बढ़ते ही उतर गई थी और बोल रही थी, तुम चलो, मैं अपनी सहेली से दो बातें करके अभी आ रही हूँ। अब तरह लगभग आधा घंटा बीत गया तो माँ बोली अपने लड़के से, जयिरे देखकर, ये कहाँ रह गई? यू कौन सी सहेली के घर है, बुलाकर लेके आ। अब लड़का उन सब के घर गया जो उसकी सहेलियां थीं। वहां जाकर पूछा कि यहाँ पुष्पा दीदी है क्या? सब में से यही जवाब मिल रहा कि यहाँ तो नहीं आई। अब जो भी सुने वो ही लड़के के साथ चल दे। पुष्पा को ढूंढवाने के लिए जब सब घर देख लिए, कहीं कोई पता नहीं चला। गांव वाले भी परेशान और पुष्पा के घर वाले भी परेशान कि ऐसा क्या हुआ है पुष्पा के साथ। वो तो बहुत जिम्मेदार लड़की है, उसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, ना मायके में और न ससुराल में। इसी तरह 4 घंटे बीत चुके थे। अब गांव वाले भी और पुष्पा के मायके वाले भी सब थाने पहुंचे और वहां जाकर सारी स्थिति बताई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर खोजबीन शुरू कर दी। यहाँ तक कि जंगल तक में ढूंढी, कभी भटक गई हो। ऋषि तिवारी के गांव तक में पता करके देख लिया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सब के सब इसी बात से परेशान कि उसे सबसे ज्यादा प्यारे तो उसे अपने बच्चे हैं। बच्चों के बिना तो एक पल भी रहना उसके लिए मुश्किल होता है। फिर इतनी जिम्मेदार औरत गायब कैसे हो गई? पुलिस ने इसकी फोटो दूर दूर तक थानों में भिजवा दी। इसी तरह धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। छठे दिन शाम को एक फोन आया जालौन के थाने में, और ये फोन आया था उत्तराखंड के भीमताल के थाने से। वो बोले, यहाँ एक लाश मिली है जो उन्हीं फोटोओं से मेल खा रही है जिनकी भी वो बेटी और बहू है, उन लोगों को बुलवा लो,
ताकि वो पहचान लेंगे तो शरणागत हो जाएगी। अब जालौन थाने की पुलिस ने ये सूचना पुष्पा के परिवार वालों को दी, तो पुष्पा के परिवार वालों ने एक कार बुक करी और चल दिए। लेकिन सब दिल ही दिल में यही दुआ कर रहे थे कि काश वो लाश पुष्पा की ना हो। खैर पहुंच गए। लाश देखी तो उसकी पहचान पुष्पा के रूप में ही हुई, यानी वो पुष्पा की ही लाश थी। अब एक और नया सवाल खड़ा हो गया कि यहाँ इतनी दूर पुष्पा आई कैसे? वो तो कभी यहाँ घूमने भी नहीं आई थी, इसे यहाँ लेकर कौन आया? खैर मर्डर केस का मामला था। पुलिस ने बारीकी से छानबीन शुरू की, तो वहीं लाश के कुछ दूरी पर एक मोबाइल और पर्स पुलिस को बरामद हुआ। अब पुलिस ने मोबाइल नंबर की इंक्वायरी की, तो पता चला कि वो मोबाइल और पर्स भी पुष्पा का ही है। फिर तो पुलिस ने सिम की कॉल डिटेल निकाली, तो पता चला कि एक नंबर पर बहुत बात करती थी पुष्पा तिवारी, और ये नंबर था अभिषेक श्रीवास्तव नाम के एक लड़के का। दोनों नंबरों को ट्रैक किया, तो जब से गायब हुई थी उन दोनों नंबरों की ही कॉल डिटेल आई। पुलिस ने पूछा ऋषि तिवारी से कि तुम जानते हो अभिषेक श्रीवास्तव को? ऋषि तिवारी बोला, हाँ, ये हमारे मोहल्ले का ही लड़का है और ये हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और अब ये कुछ दिनों से दिल्ली में रहने लगा है। पुलिस ने दिल्ली में पता निकाला, लेकिन वो दिल्ली में भी नहीं था। उसके घर से उसके यार रिश्तेदारों का पता लिया, सब में ढूंढा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। फिर एक दोस्त के यहाँ छुपा हुआ पकड़ा अभिषेक श्रीवास्तव को। तब पुलिस ने उसे रिमांड पे लिया, तो उसने वो खुलासा किया कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी होता है। बोला, मैं इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। पुष्पा तिवारी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उसकी बहुत तारीफ किया करता था। तो वो मुझे चाय नाश्ता खाना सब कुछ खिलाया पिलाया करती थी। इस बात को यहीं रोककर एक बात बताऊं, तारीफ एक वो खतरनाक वायरस है जो इंसान को ले डूबता है। अपनी तारीफ सुनना सिर्फ लड़कियों औरतों को ही नहीं, मर्द तक को भी अच्छा लगता है। यानी अपनी तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, एक दिन वो आ जाता है कि तारीफ करने वाला इंसान ही सबसे अच्छा लगने लगता है। हाँ, तो अब आते हैं अभिषेक के बयान पर। अभिषेक ने भी यही बताया कि मेरे तारीफ करने की वजह से मैं भी उसे अच्छा लगने लगा और वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैं तभी ट्यूशन पढ़ाने आता था जब ऋषि तिवारी खेत पर चला जाया करता था। पुष्पा मुझे फोन करके बता दिया करती थी कि अब आ जाओ, वो खेत पर चले गए हैं। बच्चों को पैसे देकर बाहर भेज दिया करते थे चीज खाने के लिए, और हम दोनों अंदर कमरे में वही सब कुछ किया करते थे जो एक पति पत्नी करते हैं। फिर मैं पुष्पा के मन को इतना भा गया कि पुष्पा ने मुझे सीधा बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे यहाँ से ले चलो। और बोली कि अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो या तो मैं खुद मरकर तुम्हें फंसा दूंगी या तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊंगी। फिर मैंने सोचा पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैंने पुष्पा से कहा, मैं दिल्ली जाता हूँ, वहां पर कमरा और काम की सेटिंग करता हूँ। तुम मुझसे रोज फोन पर बात करती रहना, जैसे ही सारी सेटिंग हो जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगा और फिर हम वहीं रहा करेंगे। पुष्पा खुश हो गई और मैं दिल्ली चला गया। फोन पर बातें चलती रहती थीं और बस उसका यही कहना रहता था कि कब बुला रहे हो मुझे। मैं भी बहुत परेशान हो चुका था, तो मैं बोला, सब सेटिंग हो गई है, कमरा भी ले लिया है और काम भी लग गया है, और तुम एक दो दिन में कभी भी आ जाओ। पुष्पा ने अपने पति से मायके चलने को कहा और ये लोग गए। वो गांव से बाहर उतरी और मैन रोड से दिल्ली की सवारी पकड़कर मेरे पास दिल्ली आ गई। 3-4 दिन हम रूम पर रहे, फिर वो बोली, चलो शादी कर लेते हैं। मैं बोला, चलो पहले तुम्हें घुमा लाऊं, फिर शादी करके यहीं रहा करेंगे। मैं उसे घुमाने के बहाने उत्तराखंड ले गया और पहाड़ी से धक्का दे दिया। पुलिस ने पूछा, तूने उसे मारा क्यों? तो अभिषेक बोला, इसने बहुत सारे रिश्ते ठुकराने के बाद अपनी पसंद से ऋषि तिवारी को चुना था, और फिर भी उसे छोड़कर, अपने पैदा किए हुए बच्चों को छोड़कर जो औरत मेरे साथ रहने को तैयार हो सकती है, तो क्या ये कल को मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी? और मैं कुंवारा लड़का, मैं इससे किसी भी हाल में शादी नहीं करता। अगर ये मुझे मारने और खुद मरने की धमकी नहीं देती तो मैं इसे सारी जिंदगी सिर्फ इस्तेमाल ही करता, लेकिन शादी कभी नहीं करता।
ये सब सुनने के बाद तो ऋषि तिवारी सिर पकड़कर बैठ गया था कि एक ऐसी औरत जिसके रवैये में बिल्कुल भी ये परिवर्तन नहीं दिखा, और मुझे जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि इसका अफेयर किसी और से चल रहा है। अब बताओ कि इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है।